नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं राजस्थान की एक बहुत बड़ी सरकारी भर्ती पर गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, और ये भर्तियां हैं लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए। बिल्कुल, क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट। हमारे हाथ में है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB का जो आधिकारिक विज्ञापन है, संख्या 042026। और हमारा मकसद सिर्फ इस विज्ञापन को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे एक-एक करके समझना है। हम एक उम्मीदवार के नजरिए से इस पूरे सफर को देखेंगे। हाँ, मतलब फॉर्म भरने की पहली सीढ़ी से लेके परीक्षा हॉल के अंदर तक। एग्जैक्टली, वहाँ के नए नियमों तक। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस आंकड़े से जो सबका ध्यान खींच रहा है। कुल पद हैं 10,644। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। नहीं, ये हजारों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन इन 10,000 से ज्यादा पदों के पीछे की कहानी क्या है? मतलब ये पद कहाँ हैं और इस बार की भर्ती प्रक्रिया में ऐसा क्या नया है जो हर आवेदक को जानना ही चाहिए? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल, ये 10,644 पद कहाँ-कहाँ बटे हुए हैं? क्या ये किसी एक ही विभाग में? नहीं, और यही इस भर्ती की सबसे खास बात है। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 9,800 पद, वो प्रशासनिक सुधार विभाग के हैं। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये वो क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट हैं जो राज्य के लगभग हर सरकारी दफ्तर में तहसील से लेकर सचिवालय तक में तैनात होंगे। अरे वाह! मतलब ये भर्ती तो राजस्थान के पूरे सरकारी सिस्टम को एक नई ऊर्जा देगी। बिल्कुल, इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और बाकी के पद? बाकी के पद कुछ विशेष विभागों के लिए हैं, जैसे कृषि विपणन निदेशालय में करीब 600 पद हैं और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में लगभग 100। कुछ पद तो RPSC और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभागों में भी हैं। तो मौके कई तरह के हैं। स्रोत में इन पदों को 2 क्षेत्रों में भी बांटा गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएं। ये एक जरूरी वर्गीकरण है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया, वो कुछ खास आदिवासी बाहुल्य इलाके होते हैं। ठीक है। तो वहाँ के जो 1002 पद हैं, उन पर सिर्फ वहीं के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। ये उनके विकास और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र? अच्छी बात यह है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो 9,600 से ज्यादा पद हैं, उन पर पूरे राजस्थान से यहाँ तक कि अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा पद, ये आंकड़ा सुनकर ही हजारों युवाओं में एक उम्मीद जगी होगी। लेकिन इस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए पहली शर्त क्या है? कौन है जो इस सुनहरे मौके के लिए दरवाजा खटखटा सकता है? इस भर्ती का दरवाजा एक कह सकते हैं एक खास चाबी से खुलता है। अच्छा। और उस चाबी का नाम है समान पात्रता परीक्षा यानी CET 2024। CET, ये तो अब हर भर्ती के लिए एंट्री टिकट बन गया है। बिल्कुल, अगर किसी उम्मीदवार ने 2024 की सीनियर सेकेंडरी लेवल की CET परीक्षा नहीं दी या उसमें योग्य घोषित नहीं हुआ, तो वो इस खेल में शामिल ही नहीं हो सकता। विज्ञापन में साफ साफ लिखा है हाँ। कि 17 फरवरी 2025 को जो स्कोर कार्ड जारी हुए थे, सिर्फ वही मान्य होंगे। तो मतलब साफ है, बिना CET के कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास ये एंट्री टिकट है। हाँ। तो अगला कदम क्या है? आवेदन की प्रक्रिया कैसी है? पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन है। राजस्थान के SSO पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। ये OTR वाला सिस्टम एक तरफ तो प्रक्रिया को आसान बनाता है, लेकिन ये जो बार बार फीस की बात आती है, क्या ये हर भर्ती के लिए अलग अलग देनी पड़ती है? ये तो उम्मीदवारों पर एक बोझ जैसा लगता है। आपका सवाल बहुत जायज है और इसी समस्या को हल करने के लिए OTR लाया गया है। अच्छी खबर यह है कि ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको सिर्फ एक बार देनी है। सिर्फ एक बार? जी हाँ, अगर आपने पहले किसी भी भर्ती के लिए OTR की फीस भर दी है, तो अब आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये एक बार रजिस्ट्रेशन, हर बार आवेदन वाला सिस्टम है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी सहूलियत है। हाँ, लेकिन अगर कोई पहली बार OTR कर रहा है, तो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए और आरक्षित वर्गों के लिए 400 रुपए का शुल्क है। ठीक है। और आवेदन की तारीखें क्या हैं? ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और 13 फरवरी 2026 तक चलेंगे। और परीक्षा? परीक्षा की जो संभावित तारीख दी गई है वो है 5 और 6 जुलाई 2026। तो मतलब तैयारी के लिए अच्छा खासा समय है। आवेदन की तारीखें और फीस तो ठीक है, ये तो हर भर्ती में होता है। लेकिन मुझे लगता है इस बार पर्दे के पीछे कुछ और भी बड़े बदलाव हुए हैं। स्रोत में एक ऐसी बात लिखी है जो शायद कई उम्मीदवारों को चौंका देगी। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं।
इस बार एक बहुत ही सख्त नियम जोड़ा गया है। क्या है वो? अगर कोई उम्मीदवार एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच फॉर्म भरने के बाद किन्हीं 2 परीक्षाओं में शामिल नहीं होता है तो उसका ओटीआर ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक मिनट, ओटीआर ब्लॉक और उस पे जुर्माना भी लगेगा? ये तो काफी सख्त नियम लगता है। है तो सख्त। क्या आपको नहीं लगता कि इससे उन उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है जो किसी असली वजह जैसे बीमारी या कोई पारिवारिक इमरजेंसी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए? ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसके पीछे की वजह समझनी होगी। हर साल लाखों उम्मीदवार फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन परीक्षा देने नहीं आते। हाँ, ये तो होता है। इससे बोर्ड के जो संसाधन है, जैसे परीक्षा केंद्र बनाना, पेपर छपवाना, सुरक्षा व्यवस्था करना, ये सब बर्बाद होते हैं। ये नियम शायद उन गैर गंभीर आवेदकों को फिल्टर करने की एक कोशिश है। मतलब जो सिर्फ देखते हैं दे देंगे वाली सोच के साथ आवेदन करते हैं। बिल्कुल। पहली बार ब्लॉक होने पर 750 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए का जुर्माना देकर इसे खुलवाया जा सकता है। लेकिन ये एक साफ संकेत है कि बोर्ड अब चाहता है कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरे। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन शर्तों की जो हर उम्मीदवार अपने लिए देखता है। आयु, शिक्षा और आरक्षण। उम्र की क्या सीमा है? उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। इस दिन उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 40, लेकिन इसमें कुछ छूट भी होगी। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प छूट दी गई है। छूट तो आमतौर पर आरक्षित वर्गों को मिलती ही है, इसमें क्या दिलचस्प है? देखिए, आरक्षित वर्गों के लिए तो छूट है ही, जैसे राजस्थान के SC, ST, OBC, MBC पुरुषों को 5 साल और महिलाओं को 10 साल की। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि क्योंकि कुछ विभागों में कई सालों से भर्तियां नहीं निकली थी, अच्छा, तो बोर्ड ने उन उम्मीदवारों के साथ न्याय करने की कोशिश की है जो इस इंतजार में ओवर एज हो गए। ये कैसे? जैसे राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए जो आवेदन करेंगे, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अरे वाह! इसी तरह प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए 1 साल की अतिरिक्त छूट है। ये एक तरह से उन उम्मीदवारों को एक और मौका देना है जिनका समय सिस्टम की देरी की वजह से खराब हुआ। ये तो वाकई एक बहुत अच्छी पहल है। और शैक्षणिक योग्यता, क्या सिर्फ 12वीं पास होना काफी है? 12वीं पास होना पहली शर्त है, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। और यहाँ भी बोर्ड ने कई विकल्प दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार योग्य हो सकें। हाँ, बिल्कुल। आपके पास DOEC, AC का O लेवल सर्टिफिकेट हो या कोपा का सर्टिफिकेट हो या फिर कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री या डिप्लोमा हो, सब चलेगा। और सबसे आम कोर्स RSCIT, क्या वो भी मान्य है? बिल्कुल। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का RSCIT कोर्स पूरी तरह से मान्य है, तो कंप्यूटर योग्यता को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, विकल्प काफी हैं। अब आते हैं एक और जरूरी मुद्दे पर, आरक्षण। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण। जी, ये क्या होता है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आरक्षण का तरीका हॉरिजॉन्टल है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 सीटें हैं और 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। तो ऐसा नहीं है कि 12.5 सीटें अलग से निकाल कर रख दी जाएंगी। तो फिर कैसे काम करता है ये? बल्कि अगर कोई सैनिक जनरल कैटेगरी से है तो वो जनरल की सीट पर ही चुना जाएगा। अगर SC से है तो SC की सीट पर। यानी आरक्षण आपकी अपनी कैटेगरी के अंदर ही लागू होगा, उसके ऊपर एक अलग परत की तरह। ये तो बहुत साफ तरीके से समझ आ गया। और महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? महिलाओं के लिए कुल 30% सीटें आरक्षित हैं और इस 30% कोटे के अंदर भी 8% सीटें विधवाओं के लिए और 2% तलाकशुदा महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अच्छा, कोटे के अंदर भी कोटा? जी, ये महिलाओं के भीतर भी जो सबसे जरूरतमंद तबका है उसे सहारा देने की एक कोशिश है। तो ये तो हुई पात्रता की सारी बातें। अब मान लीजिए कोई योग्य है, उसने आवेदन भी कर दिया, तो अब उसे किस असली चुनौती का सामना करना होगा? परीक्षा का प्रारूप कैसा है? परीक्षा 2 चरणों में होगी, फेज 1 और फेज 2। असली मुकाबला यही है। तो पहले चरण यानी फेज 1 में क्या होगा? फेज 1 में 2 पेपर होंगे जो एक ही दिन सुबह शाम की पाली में हो सकते हैं। दोनों पेपर 3-3 घंटे के और 100 नंबर के होंगे। और विषय? पहला पेपर है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का,
और दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का। दोनों में 150 MCQs होंगे। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/3 अंक कट जाएगा। एक मिनट, OMR शीट को लेकर भी इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैंने विज्ञापन में देखा कि अब 4 नहीं 5 विकल्प होंगे। ये क्या है? हाँ, और ये नियम बहुत सोच समझ कर लाया गया है। पहले क्या होता था कि उम्मीदवार कई बार OMR शीट में कुछ सवालों को खाली छोड़ देते थे, जिसमें बाद में छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती थी। अच्छा। अब हर प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, A, B, C, D और E। तो ये 5वां गोला E किस लिए है? अगर आप कोई सवाल हल नहीं करना चाहते तो आपको 5वां गोला E भरना होगा, जिसका मतलब है empty, यानी ये सवाल मेरी तरफ से खाली है। अरे, ये पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब कोई भी OMR शीट अधूरी नहीं रह सकती। यानी अब ये सवाल मुश्किल है, इसे छोड़कर आगे बढ़ो वाली रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अब सवाल छोड़ने के लिए भी एक गोला भरना पड़ेगा। बिल्कुल, मेहनत वहां भी करनी है और नियम इससे भी ज्यादा सख्त है। इससे भी ज्यादा? हाँ, अगर आप किसी सवाल में 5 में से कोई भी गोला नहीं भरते तो नेगेटिव मार्किंग के तौर पर आपके 13 अंक कट जाएंगे, और अगर आपने 10% से ज्यादा सवाल पूरी तरह खाली छोड़ दिए तो आपको परीक्षा से ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब OMR शीट भरना अब पहले से ज्यादा ध्यान का काम हो गया है। इसीलिए बोर्ड ने इस काम के लिए परीक्षा के अंत में 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया है। अच्छा, ये ठीक किया। हाँ, ताकि उम्मीदवार शांति से सुनिश्चित कर सकें कि उन्होंने हर सवाल में कोई ना कोई गोला भरा है। ठीक है, तो ये तो हुई फेज 1 की बात। जो इस चक्रव्यूह को भेद लेंगे उनके लिए आगे क्या है? फेज 2 कैसा है? जो उम्मीदवार फेज 1 की कट ऑफ पार करेंगे उन्हें फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये कंप्यूटर पर टाइपिंग का टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट? हाँ, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जांची जाएगी। ये 25-25 अंकों का होगा। लेकिन जो दिव्यांगजन टाइपिंग नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? उन्हें टाइपिंग टेस्ट से छूट दी गई है और उन्हें फेज 1 में मिले अंकों का औसत देकर अंक दिए जाएंगे। ये एक निष्पक्ष व्यवस्था लगती है। मतलब पहले लिखित परीक्षा में दिमाग का टेस्ट और फिर टाइपिंग में उंगलियों का। बिल्कुल, अंतिम मेरिट लिस्ट दोनों चरणों में मिले कुल अंकों के आधार पर ही तैयार होगी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम एक उम्मीदवार के लिए समेटें तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? देखिए, पहली बात आपका CET 2024 का स्कोर कार्ड आपका एंट्री पास है, उसे संभाल कर रखें। दूसरी, OTR की प्रक्रिया को बहुत ध्यान से पूरा करें, खासकर अपनी कैटेगरी और दस्तावेज अपलोड करते समय। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वही परीक्षा हॉल में OMR शीट के 5वें गोले वाले नए नियम को बिल्कुल ना भूलें। 10% से ज्यादा सवाल खाली छोड़ने की गलती आपको दौड़ से बाहर कर सकती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भर्ती सिर्फ 10,644 नौकरियां नहीं है। ये जो नए नियम आ रहे हैं, जैसे OTR पर जुर्माना या OMR में 5वां गोला, ये दिखाते हैं कि भर्ती एजेंसियां अब ज्यादा पारदर्शी और गंभीर प्रक्रिया की ओर बढ़ रही हैं। हाँ, ये बदलाव आवेदकों से भी ज्यादा जिम्मेदारी की मांग करते हैं। अब सिर्फ फॉर्म भर के भूल जाना काफी नहीं होगा, आपको हर कदम पर सावधान रहना होगा। ये एक शानदार अवसर है, लेकिन इसमें सफलता उन्हीं को मिलेगी जो न केवल होशियार हैं बल्कि सावधान भी हैं। इस चर्चा के अंत में एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। स्रोत में ये साफ बताया गया है कि जो आवेदक बार बार परीक्षा में शामिल नहीं होते उन पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। ये एक दिलचस्प अवलोकन है। तो सरकारी नौकरियों के लिए आने वाले लाखों आवेदनों को देखते हुए ये नया नियम भर्ती प्रक्रिया की प्रशासनिक चुनौतियों और चयन बोर्ड तथा आवेदकों के बीच बदलते संबंधों के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये केवल संसाधनों को बचाने का एक तरीका है या फिर ये आवेदकों में अधिक गंभीरता और जवाबदेही लाने की कोशिश है? ये सोचने वाली बात है।